Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Account Aggregator Framework System. तो हम जानेंगे AA फ्रेमवर्क सिस्टम के बारे में. सेबी हैज रिसेंटली ज्वाइंट आरबीआई AA फ्रेमवर्क. जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने भी हाल ही में ज्वाइन किया है आरबीआई का AA फ्रेमवर्क को, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को. जानेंगे इससे क्या बेनिफिट होगा. AA framework allow a consolidated dashboard of all bank account of the user in one place, thus allowing sharing of information and credential from one financial institution to other. जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है ये अलाउ करता है कंसोलिडेटेड डैशबोर्ड को सारे बैंक अकाउंट के लिए यूजर का एक प्लेस पे. इस कारण ये अलाउ करता है शेयरिंग को इन्फॉर्मेशन और क्रेडेंशियल का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दूसरे के पास. The framework will allow customers to share their information about their mutual fund and stock holding with financial service provider. और ये जो फ्रेमवर्क है ये अलाउ करेगा कस्टमर को कि वो शेयर कर सकेंगे अपने इन्फॉर्मेशन को अपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक होल्डिंग के बारे में फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को. इट विल ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट फ्रॉड इन लोन्स एंड क्रेडिट. और ये प्रिवेंट करेगा फ्रॉड जो लोन या क्रेडिट में होता है उससे प्रिवेंट करेगा. एक के बारे में हम जान लें अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में. इट इज अ पार्ट ऑफ आरबीआई रेगुलेटेड फाइनेंशियल डाटा शेयरिंग सिस्टम. एक पार्ट है आरबीआई रेगुलेटेड फाइनेंशियल डाटा शेयरिंग सिस्टम का. It is an RBI regulated non-banking finance company that facilitates the collection of financial information pertaining to a customer from financial information provider on the basis of consent of the customer. ये RBI regulated non-banking finance company है जो फैसिलिटेट करता है कलेक्शन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो कि रिलेटेड होता है कस्टमर के फाइनेंशियल से रिलेटेड. ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है कॉन्सेंट के बाद कस्टमर का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ ओरिजिन ROO. तो हम जानेंगे रूल्स ऑफ ओरिजिन के बारे में. एज पर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBIC, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कस्टम रूल 2020 कारोट्रार द रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट द प्रोविजन ऑफ FTA ऑन ROO विल प्रिवेल. जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBIC है उनके अनुसार अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है कस्टम रूल 2020 को लेके, कारोट्रार और रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, तो जो प्रोविजन है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ROO रूल्स ऑफ ओरिजिन को लेके वो प्रिवेल किया जाएगा. FTA प्रोविजन आर मच मोर लिबरल देन प्रोविजन गिवन अंडर कारोटार. जो FTA का प्रोविजन है वो काफी लिबरल है जो प्रोविजन दिया है कारोटार में उसके कंपैरिजन में. ये ROO रूल्स ऑफ ओरिजिन है क्या. Rules of origin are the criteria needed to determine the national source of product. Their importance is derived from the fact that duties and restrictions in several cases depend upon the source of import. रूल्स ऑफ ओरिजिन जो है ये क्राइटेरिया है जो कि आवश्यक होता है डिटरमाइन करने के लिए जो नेशनल सोर्स है प्रोडक्ट का. उनका जो इंपॉर्टेंस है वो डिराइव किया जाता है इस फैक्ट से कि जो ड्यूटी और रिस्ट्रिक्शन है बहुत सारे केसेस में ये डिपेंड करता है सोर्स ऑफ इंपोर्ट के ऊपर. जैसे कि इफ द प्रोडक्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम UAE एंड वाज इंपोर्टेड इनटू इंडिया इट मे इनवाइट जीरो और कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी. जैसे कि कोई प्रोडक्ट अगर ओरिजिनेट करता है UAE से और उसको इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा तो उसमें जीरो या कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाएगा. अगर जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनेट होता है चाइना से तो सब्सटेंशियल ड्यूटी उसके ऊपर लगाया जाएगा. So an importer cannot import goods from China and label them as made in UAE and then export them to India to avoid custom duty or prevent such misuse. इस कारण जो इंपोर्टर है वो नहीं इंपोर्ट कर सकता है गुड्स को चाइना से और उसको लेबल कर दे मेड इन UAE और एक्सपोर्ट करे उसको भारत को अवॉइड करने के लिए कस्टम ड्यूटी ये नहीं हो सकता. कारोटार जो है ये प्रिवेंट करता है इस टाइप के मिसयूज को. कारोटार है क्या. इट एम्स टू प्लग ड्यूटी इवेजन अंडर FTA. Under this, importer need to show proof of 35% value addition in goods from the country of origin to claim duty concession under FTA. इसका मकसद है प्लग करना जो ड्यूटी इवेजन है अंडर FTA के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के. इसमें इंपोर्टर को आवश्यकता होती है कि वो शो करे जो प्रूफ है 35% वैल्यू एडिशन का गुड्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन से, तभी वो क्लेम कर सकेंगे ड्यूटी कंसेशन को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत. In our example, a minimum of 35% value addition must be done in UAE to enjoy concession import duty under FTA. और हमारे एग्जांपल में मिनिमम 35% वैल्यू एडिशन होना चाहिए UAE पे तभी उनको कंसेशन दिया जाएगा इंपोर्ट ड्यूटी का FTA के अंतर्गत. इंडिया हैज FTA विद अ नंबर ऑफ कंट्रीज सच एज UAE, मॉरिशस, जापान, सिंगापुर एक्सेट्रा. और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो बहुत सारे कंट्री के साथ है जैसे UAE हो गया, मॉरिशस हो गया, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीन मॉडिफिकेशन इन राइस. तो जीन मॉडिफिकेशन इन राइस के बारे में हम जानेंगे और जीन मॉडिफिकेशन होता है क्या हम इसको भी समझेंगे.
In recent study, it has been found that adding a second copy of one of its own gene has boosted the yield of Chinese rice variety by up to 40%. एक रिसेंट स्टडी में ये पाया गया है कि जब ऐड किया गया था सेकेंड कॉपी इसका खुद का ही जीन का, तो उसने बूस्ट किया था यील्ड को चाइनीज राइस वैरायटी का अप टू 40% तक। इसने बूस्ट किया ग्रेन के यील्ड को और शॉर्टन कर दिया जो ग्रोथ का ड्यूरेशन था राइस का। When the second copy of a single gene called OS-DRB1C is added to rice, it improves photosynthesis and nitrogen use, speed up flowering and absorb nitrogen more efficiently, offering larger and more abundant grain. जो स्टडी था उसमें जब सेकेंड कॉपी जो था सिंगल जीन का जिसको कि कहा गया था OS-DREB1C, इसको ऐड किया गया राइस में, तो इसने इंप्रूव कर दिया उसके फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन यूज को, स्पीड अप किया फ्लावरिंग को, एब्जॉर्ब जो नाइट्रोजन का था वो भी और ज्यादा अच्छा से हुआ, जिसके कारण लार्जर और मोर एबेंडेंट ग्रेन हुए। जीन मॉडिफिकेशन होता क्या है? Gene modification refers to the process of temporarily altering gene expression level without making heritable changes to the underlying cellular DNA. जीन मॉड्यूलेशन जो है ये रिफर किया गया एक प्रोसेस है जिसमें टेम्पोररी अल्टर किया जाता है जीन एक्सप्रेशन लेवल को बिना कोई हेरिटेबल चेंज किए हुए उसके सेलुलर डीएनए पे। बेनिफिट फॉर इंडिया इन अडॉप्टिंग दिस प्रैक्टिस, क्या बेनिफिट है भारत के लिए अडॉप्ट करने में इस प्रैक्टिस को? Added the same gene again and not any foreign one, it is genetic modulation and not a genetic modification or transgenic plant that is carrying element from another donor. Does it reduce the risk related to GM or transgenic crops? ऐड करके सेम जीन्स को दोबारा से, ना कि कोई फॉरेन वन को, जो जेनेटिक मॉड्यूलेशन होगा ना कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन होगा या ट्रांसजेनिक प्लांट होगा, इसके कारण कैरी किया जाएगा एलिमेंट को अनदर डोनर से, ये नहीं होगा। इससे क्या होगा, जो रिस्क है जो कि रिलेटेड है जेनेटिक मॉडिफिकेशन या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के कारण वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें मॉड्यूलेट किया गया है ना कि मॉडिफाई किया गया है। जैसे कि बीटी कॉटन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम द बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis टू बी ट्रांसफर टू नॉर्मल कॉटन। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे बीटी कॉटन में क्या था, इसमें ट्रांसफर किया गया था जो जून था बैक्टीरियम जिसको कि बैसिलस thuringiensis के नाम से भी हम जानते हैं, बीटी के नाम से, नॉर्मल कॉटन पे। नो रेगुलेशन ऑन जीन मॉडिफिकेशन, कोई भी रेगुलेशन नहीं है जीन मॉडिफिकेशन को लेके। इंडिया एग्जेम्प्टेड क्रॉप्स विद सर्टेन काइंड ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन फ्रॉम रेगुलेशन प्रीवियसली इम्पोज्ड ऑन द कमर्शियलाइजेशन ऑफ ऑल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और इंडिया ने एग्जेम्प्ट किया है क्रॉप्स को सर्टेन काइंड ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन से रेगुलेशन के लिए, प्रीवियसली इम्पोज किया गया था कमर्शियलाइजेशन को लेकर सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पे। रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, ये कम करेगा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है ग्रीन रिवोल्यूशन को उसको। राइस का एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, अप्रोक्सीमेटली 18.75 मिलियन मेट्रिक टन एक्सपोर्टेड टू ओवर 150 कंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर 2021-22। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस में से है, जो कि अप्रोक्स करता है 18.75 मिलियन मेट्रिक टन और 150 कंट्रीज को 2021 से 22 के समय पे किया था एक्सपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपी, सीबीडीसी के बारे में जानेंगे, जो कि डिजिटल रुपी है। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। Report have said that Reserve Bank of India digital rupees, the central bank digital currency, may be introduced in phases beginning with wholesale business in the current financial year. रिपोर्ट बता रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल करेंसी है, डिजिटल रुपी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा फेजेस में, जो कि बिगन होगा होलसेल बिजनेस से करंट फाइनेंशियल ईयर के। व्हाट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी व सीबीडीसी है क्या? Central bank digital currency (CBDC) is a central bank issued digital currency which is backed by some kind of asset in the form of either gold, currency, reserve, bond and other asset recognized by central bank as a monetary asset. CBDC जो है वो सेंट्रल बैंक इश्यूड डिजिटल करेंसी है जो कि बैक्ड होगा किसी टाइप के एसेट के फॉर्म में, चाहे वो गोल्ड हो, करेंसी हो, रिजर्व हो, बॉन्ड हो, अदर एसेट हो, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया होगा सेंट्रल बैंक के द्वारा एक मॉनेटरी एसेट के तौर पे। The present concept of CBDC was directly inspired by Bitcoin, but a CBDC is different from virtual currency and cryptocurrency. जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है सीबीडीसी का वो इंस्पायर्ड है बिटकॉइन से ही, लेकिन सीबीडीसी अलग है वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी से। क्रिप्टो करेंसी आर नॉट इश्यू बाय ए स्टेट एंड लैक द लीगल टेंडर स्टेटस डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट। क्रिप्टो करेंसी को नहीं इश्यू किया गया है स्टेट के द्वारा, इस कारण वो लैक करता है जो लीगल टेंडर स्टेटस है जो दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। वाई इंडिया नीड ए डिजिटल रुपी? इंडिया क्यों आवश्यकता है डिजिटल रुपी का? तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इंडिया इज अ लीडर इन डिजिटल पेमेंट बट कैश रिमेन डोमिनेंट फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन। जो इंडिया है वो एक लीडर है डिजिटल पेमेंट की अगर हम बात करें, लेकिन कैश अभी भी डोमिनेंट है स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए, इस कारण भी आवश्यकता है।
हाई करेंसी इन सर्कुलेशन, इंडिया हैज अ फेयरली हाई करेंसी टू जीडीपी रेशियो। इंडिया का जो फेयरली हाई करेंसी टू जीडीपी रेशियो बहुत ज्यादा करेंसी सर्कुलेशन पे है। कॉस्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, करेंसी को मैनेज करने में भी खर्चा आता है, डिजिटल करेंसी तो ये सब खत्म हो जाएगा। एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी वुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट व्हाइल इनेबलिंग रियल टाइम पेमेंट विदाउट एनी इंटरबैंक सेटलमेंट। जो ऑफिशियल डिजिटल करेंसी होगा वो रिड्यूस करेगा जो कॉस्ट है करेंसी मैनेजमेंट का, ये इनेबल करेगा रियल टाइम पेमेंट को बिना कोई इंटरबैंक सेटलमेंट के। वाई सीबीडीसी प्रीफर्ड ओवर क्रिप्टो करेंसी, क्यों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को प्रीफर किया जाएगा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर? तो सॉवरिन गारंटी, इसके साथ सॉवरिन गारंटी है। क्रिप्टो करेंसी पोज रिस्क टू कंज्यूमर, दे डू नॉट हैव एनी सॉवरिन गारंटी एंड हेंस आर नॉट लीगल टेंडर। क्रिप्टो करेंसी जो है वो रिस्क है कंज्यूमर के लिए, इनके ऊपर कोई भी सॉवरिन गारंटी नहीं है, इस कारण वो लीगल टेंडर नहीं है, जबकि सीबीडीसी में सॉवरिन गारंटी दिया जा रहा है। मार्केट वॉलेटिलिटी, their speculative nature also make them highly volatile. For instance, the value of Bitcoin fell from $20,000 in December 2017 to $3,800 in November 2018। ये काफी स्पेकुलेटिव नेचर का है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। जैसे कि जो वैल्यू है बिटकॉइन का $20,000 था दिसंबर 2017 में, लेकिन एक साल बाद ही वो गिर के $3,800 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज गिरावट देखा गया। फिर से इसने कैलकुलेट किया था मार्केट को। रिस्क इन सिक्योरिटी, रिस्क है सिक्योरिटी का भी। यूजर लॉसेस एक्सेस टू देयर क्रिप्टो करेंसी इफ दे लॉस्ट देयर प्राइवेट की, अनलाइक ट्रेडिशनल डिजिटल बैंकिंग अकाउंट दिस पासवर्ड कैन नॉट बी रीसेट। यूजर जो है वो लॉस कर जाएगा जो एक्सेस है क्रिप्टो करेंसी का, अगर वो लॉस करता है अपने प्राइवेट की को। तो अनलाइक ट्रेडिशनल डिजिटल बैंकिंग अकाउंट के जैसा नहीं है कि पासवर्ड को आप रीसेट कर लो, मालवेयर का भी खतरा है। इन सम केसेस दिस प्राइवेट की आर स्टोर्ड बाय टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और वॉलेट विच आर प्रोन टू मालवेयर और हैकिंग। कुछ केसेस में ये जो प्राइवेट की है उसको स्टोर किया जाता है टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, यानी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज या वॉलेट हो गए, जो कि काफी प्रोन है मालवेयर या हैकिंग के। मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रहा है इसके माध्यम से। क्रिप्टो करेंसी जो है वो काफी ज्यादा वल्नरेबल है क्रिमिनल एक्टिविटी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। ये प्रोवाइड करता है ग्रेटर एनोनिमिटी अदर पेमेंट मेथड से, क्योंकि जो पब्लिक की जो कि इंगेज है ट्रांजैक्शन में उसको आप डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते किसी भी इंडिविजुअल से। रेगुलेटरी बाईपास, ये रेगुलेटरी बाईपास भी करता है। अ सेंट्रल बैंक कैन नॉट रेगुलेट द सप्लाई ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन द इकोनॉमी, दिस कुड पोज अ रिस्क टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इफ द यूज बिकम वाइड स्प्रेड। तो सेंट्रल बैंक वो रेगुलेट नहीं कर सकता सप्लाई को क्रिप्टो करेंसी का इकोनॉमी पे, इसके कारण एक रिस्क है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर कंट्री का, क्योंकि ये काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड अगर सर्कुलेट हो जाता है तो। पावर कंजम्पशन, इसको माइनिंग के लिए पावर का भी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। सिंस वैलिडेटिंग ट्रांजैक्शन इज एनर्जी इंटेंसिव, इट मे हैव एडवर्स consequences फॉर द कंट्री एनर्जी सिक्योरिटी। इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी यूज ऑफ बिटकॉइन माइनिंग इन 2018 वाज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ मिड साइज इकोनॉमी सच एज स्विट्जरलैंड। वैलिडेट करने के लिए ट्रांजैक्शन को काफी एनर्जी इंटेंसिव है, इसका एडवर्स कंसिक्वेंस पड़ता है कंट्री के एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर। जैसे कि जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी यूज जो हुआ था बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2018 में, वो आपका इक्वल था मिड साइज इकोनॉमी जितना स्विट्जरलैंड कंज्यूम करता उतना उसका। आप समझ सकते हो यानी कितना ह्यूज एनर्जी की आवश्यकता है। फीचर्स ऑफ सीबीडीसी, क्या फीचर्स है सीबीडीसी का? तो हाई सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट है। सीबीडीसी जो है वो हाई सिक्योरिटी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि पेपर बैंकनोट हो गया। ये जो है पेमेंट के लिए है, एक यूनिक अकाउंट होगा जो कि स्टोर करेगा इसका वैल्यू को। यूनिकली आइडेंटिफिएबल, इसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। पेपर करेंसी के जैसे हर एक यूनिट जो है वो यूनिकली आइडेंटिफिएबल होगा, प्रिवेंट करने के लिए काउंटरफिट को। लाइबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक, लाइबिलिटी होगा सेंट्रल बैंक का। ये लाइबिलिटी है सेंट्रल बैंक का, जैसे कि फिजिकल करेंसी पे है। ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफर किया जा सकेगा। ये जो है डिजिटल बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको कि स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है सारे काइंड ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम और सर्विसेज के लिए। की बेनिफिट जो कि ये ऑफर करेगा, तो फास्टर सिस्टम ये प्रोवाइड करेगा। सीबीडीसी जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा ट्रांसमिशन को, मनी को सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक तक और एंड कंज्यूमर तक काफी फास्टर प्रेजेंट सिस्टम के कंपैरिजन पे। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करेगा, स्पेसिफिक यूज केस जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन कवर किया जाएगा सीबीडीसी के माध्यम से, जो बेनिफिट करेगा मिलियन ऑफ सिटीजन को जिसको आवश्यकता है मनी की, और जो करेंटली अनबैंक व बैंक है लिमिटेड बैंकिंग सर्विस के साथ मॉनिटरी पॉलिसी फैसिलिटेशन में मदद करेगा। ये मूव लाएगा सीबीडीसी जो है सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा मॉनिटरी पॉलिसी को और डेवलपमेंट में भारत के काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। मेकिंग ऑफ रीजनल करेंसी, बनाया जाएगा रीजनल करेंसी। तो जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट डोमेन है उसमें
उसमें इंडिया लीड करेगा लीवरेज करके डिजिटल रूपी को, स्पेशली वैसे कंट्रीज के साथ जैसे कि भूटान, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर हो गया, जहां पे एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है। अगर हम अदर बात करें तो ये काफी एफिशिएंट है। प्रिंटिंग नोट में कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग, पेपर करेंसी, ये सब खर्चा आता है, ये सब नहीं होगा। ये रिड्यूस करेगा जो रिस्क है ट्रांजैक्शन का, ये टैक्स कलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करेगा, ये रोकेगा मनी लॉन्ड्रिंग को। इश्यू जो कि इन्वॉल्व है सीबीडीसी पे, तो ये इनोवेशन है सेंट्रलाइजेशन के साथ जो अप्रोच है जो कि ला रहा है सॉवरेन डिजिटल करेंसी स्टैंड को, ये काफी कॉन्ट्रेस्ट में है डिसेंट्रलाइजेशन के से। लाइबिलिटी होगा आरबीआई के ऊपर। जब बैंक कस्टमर चाहेंगे कन्वर्ट कर अपना डिपॉजिट को डिजिटल रूपी पे, तो आरबीआई को लाइबिलिटी लेना होगा बुक ऑफ बैंक पे, और ये खुद के बैलेंस शीट पे इन्फ्लेशनरी रिस्क है। सेंट्रल बुक जो है बैंक जो है वो इंडल्ज है इश्यू करने में और ज्यादा डिजिटल करेंसी को, जो कि ट्रिगर कर सकता है हायर इन्फ्लेशन को। यूजर का एडॉप्शन भी एक बड़ा इश्यू है। यूजर एडॉप्शन जो है एक मेजर सेटबैक है स्मूथ रोल आउट के लिए सीबीडीसी का। जो मेन चैलेंज है एडॉप्शन को लेकर, इसके सिक्योरिटी को लेकर है। रिड्यूस सेविंग, इससे सेविंग कम हो जाएगा। बहुत सारे इंक्लूडिंग वेरियस सेंट्रल बैंकर को डर है कि पीपल जो है वो विड्रॉ कर लेंगे मनी को बैंक अकाउंट से। डिजिटल करेंसी जो इश्यू किया जाएगा सेंट्रल बैंक के द्वारा, ये पॉपुलर हो जाएगा, तो एक इसका भी चिंता है। वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा है, जो रिस्क है हायर और मोर प्राइस वॉलेटिलिटी का जो लेसर एक्सेप्शन है मनी इंस्ट्रूमेंट का ग्लोबली, ट्रस्ट फैक्टर और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फैक्टर चेंज हो जाएगा। तो क्या रास्ता हो सकता है हमारे लिए? तो लॉन्च है सीबीडीसी का वो स्मूथ अफेयर बनाया जा सकता है, और ज्यादा इसको क्लैरिटी की आवश्यकता है। इसके लिए जो मिसकंसेप्शन है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल करेंसी को लेकर कंट्री पे, उसको दूर करना होगा। जो इफेक्टिवनेस है सीबीडीसी का, ये डिपेंड करेगा प्राइवेसी, डिजाइन और प्रोग्रामेबिलिटी के ऊपर। इस कारण ह्यूज अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि वो लीड करे ग्लोबल को इस पे रोल आउट और एडॉप्शन में डिजिटल करेंसी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। तो हम जानेंगे इंडिया का पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के बारे में। इंडिया का जो पहला इंडाइजेनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है, इसको डेवलप किया गया है केपीआईटीसीएसआईआर के द्वारा। ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन जिसको जनरेट किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी से, लो कार्बन पावर के माध्यम से, उसी को कहते हैं। बेनिफिट इसका क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन इनेबल करता है डीप डिकार्बोनाइजेशन को, डिफिकल्ट है जो कि अवॉइड करना एमिशन को। ये रिफाइन किया जाता है इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री पे और हैवी कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे। ग्रीन हाइड्रोजन जो है सिग्निफिकेंटली लोअर कार्बन इमिट करता है ग्रे हाइड्रोजन के कंपैरिजन पे। ये प्रोड्यूस करता है स्टीम रिफॉर्मिंग नेचुरल गैस को, जो कि बल्क ऑफ हाइड्रोजन मार्केट में उपयोग होता है। सीएसआईआर के बारे में भी हम जान लें क्योंकि वो उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है। तो ये लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1942 पे। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इसको फंड किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा और ऑपरेट किया जा रहा है एक ऑटोनॉमस बॉडी के द्वारा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के माध्यम से। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.